Hello students, I am your science teacher Preeti ma'am and I am going to teach you chapter number 15 of biology. This is my second part over here and I am going to teach you improvement in food resource. And the topics that I will be covering in this chapter are manures and fertilizers, irrigation, advantages of irrigation, factors which control irrigation, irrigation systems and water augmentations. And students, if you have not liked, shared and subscribed for my channel, please do the same. मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स, तो आखिर मैन्योर होता क्या है? व्हाट इज़ एग्जैक्टली द मीनिंग ऑफ मैन्योर्स? हियर इट इज़ सेड दैट मैन्योर्स आर नेचुरल फर्टिलाइजर्स, मतलब मैन्योर्स जो होते हैं वो नेचुरली बने हुए फर्टिलाइजर्स होते हैं एंड दे आर बल्कि सोर्सेस ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, जिसमें ऑर्गेनिक मैटर बहुत सारा होता है एंड इट सप्लाइज न्यूट्रिएंट्स इन स्मॉल क्वांटिटीज़. न्यूट्रिशन इसमें बहुत ही कम होता है एंड देयर इज ऑर्गेनिक मैटर इन लार्ज क्वांटिटीज. एंड मैन्योर्स दे आर प्रिपेयर्ड बाय डीकम्पोज्ड एनिमल एक्सक्रीटा एंड प्लांट वेस्ट. तो ये मैन्योर्स जो होते हैं वो कैसे बनते हैं, उसमें क्या क्या डाला जाता है? मीन्स दिस मैन्योर्स दे कंटेन द डीकम्पोज्ड एनिमल एक्सक्रीटा और दूसरे प्लांट के जो वेस्ट होते हैं, जो काम के नहीं होते हैं, दोज आर गिवन ओवर देयर. एंड द मैन्योर्स दे इंक्लूड, तो ये मैन्योर्स में हो क्या सकता है? व्हाट एल्स कैन बी देयर? सो द मैन्योर्स दे इंक्लूड द फार्म यार्ड मैन्योर. वी राइट इट एज FYM, farm yard manure. It also consists of the compost, it consists of green manures, and it also consists of vermicompost. So let us discuss some of the advantages of the manures. तो मैन्योर्स के एडवांटेजेस क्या है? तो मैन्योर्स दे अफेक्ट द सॉइल इन 3 ways. 3 अलग अलग तरीके से मैन्योर से वो दे आर एडवांटेजेस टू द सॉइल. So what is the first one? The first one is that the manures enrich the soil with nutrients. मैन्योर्स अगर हम सॉइल में डालते हैं तो सॉइल में बहुत सारा न्यूट्रिशन मिल जाता है. They also replenish the general deficiency of nutrients in the soil. जो आम डेफिशिएंसी है वो पूरी कर देता है. और जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसमें बहुत सारा न्यूट्रिएंट नहीं होता है, इसमें क्वांटिटी, लार्ज क्वांटिटी के वेस्ट ही होते हैं, तो इसमें न्यूट्रिएंट का प्रोपोर्शन बहुत ही कम होता है. एंड द सेकेंड एडवांटेज इज दैट द मैन्योर्स दे ऐड ऑर्गेनिक मैटर टू द सॉइल. ऑर्गेनिक मैटर मतलब हम यहाँ पर बात कर रहे हैं ह्यूमस की. एंड दीज organic matters which restores the soil texture. soil का texture अच्छा कर देता है, पानी एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी भी उसकी अच्छी हो जाती है और एरेशन सॉइल में हो जाता है. सो दीज आर सम ऑफ द जनरल एडवांटेजेस ऑफ द मैन्योर्स इफ़ यू यूज़ दैम. एग्ज़ाम्पल अगर मैं आपको बोलूँ तो ऑर्गेनिक मैटर जो मैन्योर्स में होते हैं और इसकी वजह से जो सॉइल की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है सैंडी सॉइल्स की वो बढ़ जाती है. और अगर मैन्योर्स क्लेई सॉइल में डाला जाए तो उसकी ड्रेनेज प्रॉपर्टी भी अच्छी हो जाती है. एंड दे ऑल्सो इम्प्रूव द वाटर लॉगिंग इन द क्लेई सॉइल्स. वाटर लॉग कम हो जाता है या प्रिवेंट हो जाता है, बंद हो जाता है. The third advantage of the manures is that the manures, the organic matter in the manure, it provides food for the soil organisms. जैसे बहुत सारे decomposers जैसे कि बैक्टीरिया है, फंगी है, ये सॉइल में रहते हैं और सॉइल में रहते हैं तो उनको खाना अच्छे से मिल जाता है एंड इनफैक्ट इट हेल्प इन प्रोवाइडिंग न्यूट्रिएंट्स टू द प्लांट्स. प्लांट्स को न्यूट्रिशन भी मिल जाता है.
right? So we can say that organic manures, they help to improve the physical properties of the soil. दे हेल्प टू रिड्यूस सॉइल एरोजन भी इसकी वजह से कम हो जाता है. वी ऑल्सो से दैट इट इंक्रीजेज द मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल. मॉइस्चर होल्ड भी अच्छे से हो जाता है. और ये है वो लो कॉस्ट न्यूट्रिएंट कैरियर से सस्ते में ये हो जाता है. सो दीज आर सम ऑफ द advantages of the manures. But if we talk about the advantages, how can we forget about talking about the disadvantages of the manures? So let us discuss about some of the disadvantages of the manures. Manures के क्या क्या disadvantages है. तो पहला तो disadvantage ये है कि manure है वो बहुत 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 सारा हमको डालना पड़ता है, और इतना सारा डालते हैं तो भी उसका न्यूट्रिएंट कंटेंट इतना अच्छा नहीं होता है. मीन्स वी कैन से दैट इट इज़ लो न्यूट्रिएंट वैल्यू. उसकी वैल्यू बहुत ही कम होती है. और अगर इसकी वैल्यू कम होती है तो हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि जो न्यूट्रिएंट होते हैं वो बहुत धीरे से रिलीज़ होते हैं. और अगर हम बात कर रहे हैं कि हमको बहुत अच्छी फसल चाहिए, हाइब्रिड क्रॉप्स हमने उगाए हैं जिसकी हाई यील्डिंग कैपेसिटी है, तो उनकी ये न्यूट्रिएंट वैल्यू होती है जो वो मैन्योर्स फुलफ़िल नहीं कर पाते हैं. दे आर अनेबल टू फुलफ़िल द हाई एंड रैपिड डिमांड ऑफ द न्यूट्रिएंट्स विच इज़ रिक्वायर्ड बाय इम्प्रूव्ड हाई यील्डिंग हाइब्रिड वेराइटीज़ ऑफ द क्रॉप्स. और ये इतने ज़्यादा प्रपोर्शन में होते हैं कि ये इनकन्वीनियंट होता है हैंडल करने के लिए. हम उसको अच्छे से हैंडल नहीं कर पाते, उसको संभाल के उसको स्टोर करके नहीं रख सकते, और उसको ट्रांसपोर्टेशन में भी हमको बहुत प्रॉब्लम होता है. सो द मैन्योर्स आर नॉट न्यूट्रिएंट स्पेसिफिक. तो हम ऐसा कह सकते हैं दैट दे आर नॉट मच यूजफुल व्हेन अ पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट इज रिक्वायर्ड इन द सॉइल. इसके अलावा टाइप्स ऑफ मैन्योर्स होते हैं, अलग अलग टाइप्स के मैन्योर्स होते हैं विच आर यूजफुल एंड विच वी यूज़ इट. तो एक तो है हमारा फार्म यार्ड मैन्योर, FYM, फार्म यार्ड मैन्योर. और फार्म यार्ड मैन्योर है इट इज़ डिकम्पोज्ड मिक्सचर ऑफ एनिमल और कैटल एक्सक्रीटा. डिकम्पोज मिक्सचर होता है जिसमें अलग अलग कैटल्स के जो डंग्स होते हैं, जो एक्सक्रीटा होते हैं, जो लिटर होता है, यूरिन होता है, ऑल दीज आर देयर इन दिस. एंड लेफ्ट ओवर ऑर्गेनिक मैटर्स भी इसमें होते हैं, जो ऑर्गेनिक मैटर जो काम का नहीं होता है, जो यूज़ हम नहीं करते हैं, वो सारे ऑर्गेनिक मैटर्स इसमें होते हैं. And the organic matters they include the roughage or the fodder जो हम गाय को उसको देते हैं fodder, वो उसमें होता है करके. और ये जो डेली बेस पर जो कैटल शेड जिनका होता है वो लोग ये जो सारे वेस्ट है वो एक पिट में इसको डालते हैं और बाद में माइक्रो ऑर्गेनिज्म इसको डिकम्पोज कर देते हैं, और इस तरह से फार्म यार्ड मैन्योर बनता है. सेकेंड इज़ द कॉम्पोस्ट. तो एक कॉम्पोस्ट है इट इज़ प्रिपेयर्ड फ्रॉम फार्म और टाउन रेफ्यूज. फार्म के या टाउन के जो रेफ्यूज होते हैं जैसे कि वेजिटेबल्स है, एनिमल्स के जो रेफ्यूज है, जैसे कि एक्सक्रीटा है, थोड़े डोमेस्टिक एनिमल्स अगर हमारे घर पर होते हैं जैसे कि गाय होती है, भैंस होती है, बकरी होती है, अलग अलग दूसरे कैटल्स जैसे कि शीप हो सकता है, हॉर्स भी हो सकता है, डोंकीज भी बहुत सारे लोग रखते हैं, कैमल्स होते हैं, डॉग्स होते हैं, कैट्स होते हैं. तो इनके जो भी एक्सक्रीटा है ये भी इसमें ऐड किया जाता है. इनफैक्ट मैं ऐसा भी बोल सकती हूँ कि हमारे यानी ह्यूमन बीइंग्स के फीकल मैटर्स होते हैं, दे आर ऑल्सो एडेड टू दिस. अदर देन दिस इसके अलावा वीड्स होते हैं, जो स्ट्रॉस होते हैं, राइस के जो हल्स होते हैं वो होते हैं, फॉरेस्ट के लिटर्स होते हैं, ये सारे इसमें इंक्लूड हो जाते हैं.
सो कॉम्पोस्टिंग क्या है? तो कॉम्पोस्टिंग इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस इन विच एरोबिक एंड एनारोबिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स डिकम्पोज द ऑर्गेनिक मैटर। तो बायोलॉजिकल प्रोसेस है, मतलब अपने आप ही हो जाता है, जिसमें एरोबिक का मतलब द ऑर्गेनिजम्स विच रिक्वायर द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन फॉर रेस्पिरेशन के लिए ऑक्सीजन की जो ऑर्गेनिजम्स को ज़रूरत होती है उनको हम एरोबिक कहते हैं। तो एनारोबिक क्या होता है? तो एनारोबिक उसका उल्टा होता है। उल्टा मतलब क्या? जिसको रेस्पिरेशन के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं होती है, मीन्स ऑर्गेनिज्म इन विच रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस, होता तो है रेस्पिरेशन बट इट टेक्स प्लेस इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। एंड उसके अलावा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी होते हैं जो ये सारे ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज कर देते हैं, और ये बनते बनते नियरली 3 to 6 months, इट टेक्स नियरली 3 to 6 months टू डिकम्पोज द ऑर्गेनिक रेफ्यूज। और बाद में हमारा आता है एज ग्रीन मैन्योर आता है। तो ये व्हाट इज़ ग्रीन मैन्योर? Green manure is the practice of green manuring, includes the growing, mulching and plowing and mixing of green crops with the soil. सॉइल में एक प्रैक्टिस है। क्या किया जाता है? पहले खेती करने से पहले, उसमें सीड्स सो करने से पहले उस खेत में थोड़े ऐसे ग्रीन मैन्योरिंग उगाए जाते हैं, और बाद में उसको बिना काटे वैसे ही रखा जाता है और उसी पर प्लाविंग की जाती है। तो ये प्लाविंग करने से जो वो सारे क्रॉप्स जो थोड़े बड़े हो गए हैं तो वो सॉइल के अंदर दब जाते हैं, और दब जाने की वजह से ग्रीन मैन्योर हमारा बन जाता है। तो इसका यूज़ क्या है, क्यों काम आता है हमको? तो इट इम्प्रूव्स द फिज़िकल स्ट्रक्चर एंड सॉइल फर्टिलिटी। ये करने से सॉइल फर्टिलिटी भी बहुत अच्छी हो जाती है, और सॉइल का जो टेक्सचर होता है, जो सॉइल की फिज़िकल स्ट्रक्चर होता है, बहुत अच्छा हो जाता है। ग्रीन मैन्योर ग्रीन मैन्योर क्रॉप सप्लाईज, क्या क्या ग्रीन मैन्योर क्रॉप होते हैं, वो क्या क्या सप्लाई करते हैं? तो इस सप्लाईज नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस। ग्रीन मैन्योर्स मतलब वो सारे क्रॉप्स हम उगाते हैं और बाद में वहीं पर हम उसको प्लाविंग कर देते हैं। तो इसमें हम कौन कौन से क्रॉप्स उगाते हैं जिसमें ज़्यादा प्रपोर्शन नाइट्रोजन और फॉस्फोरस का होता है? जैसे यहाँ पर लिखा है कि नाइट्रोजन और फॉस्फोरस का प्रपोर्शन अगर ज़्यादा होता है तो वैसे क्रॉप्स यहाँ पर उगाते हैं। इसके अलावा सेकेंड, ये हम ऐसे भी कह सकते हैं कि ऑर्गेनिक मैटर फॉर द इम्प्रूविंग हाइड्रेशन, एरेशन एंड क्रम स्ट्रक्चर ऑफ द सॉइल। ऑर्गेनिक मैटर जो होते हैं मतलब उसका हाइड्रेशन यानी वाटर एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी उसकी अच्छी हो जाती है, सॉइल है वो अच्छे से उसमें ऑक्सीजन ले सकता है, उसका क्रब स्ट्रक्चर बहुत अच्छा हो जाता है, एंड इट ऑल्सो टेंड्स टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट द एरोजन से भी बचाता है, सॉइल एरोजन से भी बचाता है। एंड द ग्रीन मैन्योर्स आर जनरली, क्या होता है ग्रीन मैन्योर है, क्रॉप्स हम कौन कौन से उगाते हैं? तो दे आर एक्चुअली क्विक ग्रोइंग लेग्यूमिनस प्लांट्स। तो ये लेग्यूमिनस प्लांट्स भी हो सकते हैं, नॉन लेग्यूमिनस प्लांट्स भी हो सकते हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल दे सकती हूँ कि ग्रीन मैन्योर प्लांट्स होते हैं वो सन हेम्प हो सकता है, क्लस्टर बीन हो सकता है, या ग्वार हो सकता है, काउपी हो सकता है, लेंटिल हो सकता है, मसूर वो हो सकता है, बाद में बेरसिम हो सकता है, हॉर्स ग्राम हो सकता है। तो ऐसे थोड़े हम क्रॉप्स, ग्रीन मैन्योर क्रॉप्स हम उगा सकते हैं, और बाद में उसी को मल्च कर देते हैं प्लाविंग के द्वारा। तो वहाँ पर उसका सॉइल टेक्सचर और फर्टिलिटी बहुत अच्छी सॉइल की हो जाती है, और सॉइल को बहुत अच्छे से नाइट्रोजन और फास्फोरस का प्रोपोर्शन भी मिल जाता है उनको। इसके अलावा द क्रॉप्स विच रिक्वायर हाई न्यूट्रिएंट इनपुट, जिनको ज़्यादा न्यूट्रिएंट की ज़रूरत होती है, दे आर रेज्ड इन द मैन्योर्ड फील्ड। तो ऐसी फील्ड में वैसे सारे ग्रीन मैन्योर्ड क्रॉप्स हम यहाँ पर उगा सकते हैं।
जैसे कि ऐसा अगर हमने मल्चिंग कर दिया, ग्रीन मैन्योर से मल्चिंग कर दिया, तो बाद में इस ज़मीन पर, इस मिट्टी पर राइस बहुत अच्छे से उग सकता है, मेज़ अच्छे से उग सकता है, शुगर कैन, कॉटन, वीट, ये सारे ज़्यादा अच्छे से उग सकते हैं। क्यों उग सकते हैं? क्योंकि ये सारे ऐसे क्रॉप्स हैं जिनको नाइट्रोजन और फॉस्फोरस का प्रोपोर्शन ज़्यादा चाहिए होता है। और नाइट्रोजन और फॉस्फोरस का प्रोपोर्शन कब ज़्यादा होता है? जब हम उसमें ऐसे ऐसे कुछ हमारे लेग्यूमिनस और नॉन लेग्यूमिनस जो प्लांट्स होते हैं वो हमने वहाँ पर उगाए हुए होते हैं, इसीलिए। इसके अलावा हम पढ़ेंगे अभी फर्टिलाइजर्स के बारे में। तो ये फर्टिलाइजर्स होते क्या है? द फर्टिलाइजर्स एक्चुअली दे प्रोवाइड प्लांट न्यूट्रिएंट्स, प्लांट को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता ही है, मगर ये जो फर्टिलाइजर्स होते हैं वो केमिकली मैन्युफैक्चर किए जाते हैं। दे आर मैन्युफैक्चर्ड यूजिंग केमिकल्स, यानी उसमें नेचुरल थिंग्स कुछ भी नहीं होता है, दे आर प्रिपेयर्ड केमिकली। एंड द फर्टिलाइजर्स एक्चुअली दे प्रोवाइड नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम। ज़्यादा से ज़्यादा वो फर्टिलाइजर्स जो होते हैं वो नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, यानी हम उसको कहते हैं NPK, प्रोवाइड करता है। और दे आर ऑल्सो यूज, द फर्टिलाइजर्स दे आर ऑल्सो यूज फॉर गुड वेजिटेटिव ग्रोथ। वेजिटेटिव ग्रोथ का मतलब क्या है कि लीव्स, ब्रांचेस, फ्लावर्स, इनका ग्रोथ बहुत अच्छे से हो, इसको हम वेजिटेटिव ग्रोथ कहते हैं। इसके अलावा फर्टिलाइजर्स इसलिए भी हम डालते हैं क्योंकि दे गिव राइज टू हेल्दी प्लांट्स, बहुत अच्छे प्लांट्स उगते हैं, इसीलिए भी हम इसमें डाल सकते हैं। सो द फर्टिलाइजर्स आर वन ऑफ द मेजर कंपोनेंट्स फॉर ऑब्टेनिंग हायर यील्ड्स। इसमें यील्ड भी अच्छी होती है और स्पेशली इन एक्सपेंसिव फार्मिंग प्रैक्टिसेस। एंड फर्टिलाइजर्स दे कंटेन मच हायर अमाउंट ऑफ फर्टिलाइजर्स, ऑफ न्यूट्रिएंट्स। जो ये फर्टिलाइजर्स होते हैं उसमें ज़्यादा प्रोपोर्शन, ज़्यादा कंपोनेंट न्यूट्रिएंट का होता है इन कंपैरिजन टू द मैन्योर्स। क्योंकि मैन्योर्स में हमने ऐसा पढ़ा कि उसमें बहुत कम प्रोपोर्शन न्यूट्रिएंट का होता है, मगर फर्टिलाइजर्स में इसका प्रोपोर्शन ज़्यादा होता है। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि अ कंप्लीट फर्टिलाइज़र इज़ वन विच कंटेन्स ऑल द क्रिटिकल एलिमेंट्स और मिनरल्स। जो भी ज़रूरी होता है वो सारी चीज़ें फर्टिलाइजर्स में होती है। और विच कंटेन्स ऑल द 3 क्रिटिकल एलिमेंट्स ऑफ मिनरल्स। तो ये 3 क्रिटिकल एलिमेंट्स कौन से हैं मिनरल्स के? तो वो है नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम, क्योंकि प्लांट्स को ज़्यादा से ज़्यादा उगने के लिए इन 3 न्यूट्रिशन की ज़्यादा ज़रूरत होती है, राइट। सो दीज फर्टिलाइजर्स में सप्लाई 1 और मोर न्यूट्रिएंट्स, एक से ज़्यादा न्यूट्रिएंट वो प्रोवाइड करता है। एंड केमिकली दे में बी इनऑर्गेनिक कॉम्पाउंड्स। इनऑर्गेनिक मतलब वो ऑर्गेनिक नहीं होते हैं, दे आर प्रिपेयर्ड आर्टिफिशियली बाय यूजिंग केमिकल्स। जैसे अमोनियम सल्फेट होता है, ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। और ऑर्गेनिक कंपाउंड से भी बनाया जाता है, जैसे यूरिया होता है, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है। एंड ऑन द बेसिस ऑफ द अवेलेबिलिटी ऑफ द न्यूट्रिएंट फ्रॉम देम, fertilizers are still divided into 4 different groups. They are divided into 4 different groups. तो फर्स्ट ग्रुप है हमारा एज नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर्स। तो ये नाइट्रोजनस फर्टिलाइज़र क्या है कि ये सारे वो फर्टिलाइजर्स है जिसमें नाइट्रोजन का प्रोपोर्शन बहुत सारा होता है। जो भी खेत, जो भी सॉइल जिसमें नाइट्रोजन की कमी होती है तो वहाँ पर वो नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर्स डालते हैं। जैसे कि यूरिया होता है, अमोनियम सल्फेट होता है, कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट है, सोडियम नाइट्रेट है, अमोनियम नाइट्रेट है, ये सारे नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर्स है, क्योंकि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा सॉइल को न्यूट्रिशन नाइट्रोजन का ज़्यादा मिलता है, इसीलिए। The second group of fertilizers according to the nutrients they provide is the phosphatic fertilizers. नाम से ही हमको पता चल जा रहा है phosphatic है, मतलब फॉस्फोरस का कंटेंट इसमें ज़्यादा होता है, मीन्स इट इज़ मैक्रोन्यूट्रिएंट फॉस्फोरस। तो ये एग्जांपल्स अगर देने हैं तो ये
सिंगल सुपर फॉस्फेट हो सकते हैं, ट्रिपल सुपर फॉस्फेट हो सकते हैं, डाई कैल्शियम फॉस्फेट हो सकते हैं। तो ये सारे जो न्यूट्रिएंट है जिसमें फॉस्फोरस का प्रोपोर्शन ज़्यादा होता है, ये सारे वो फर्टिलाइजर्स है जिसमें फॉस्फोरस का कंपोनेंट ज़्यादा होता है। थर्ड है हमारा फर्टिलाइज़र में जो आता है वो है पोटैशिक फर्टिलाइज़र, और नाम से ही आपको आइडिया आ ही गया होगा कि इसमें पोटेशियम का सप्लाई सबसे ज़्यादा होता है। मीन्स इट इज़ द एसेंशियल मैक्रोन्यूट्रिएंट टू द प्लांट्स। और जो थोड़े अगर पोटैशिक फर्टिलाइज़र्स के एग्जाम्पल देने हैं तो पोटेशियम क्लोराइड हो सकता है, पोटेशियम सल्फेट हो सकता है, पोटेशियम नाइट्रेट होता है। क्यों ये सारे फर्टिलाइज़र्स ऐसे हैं जिसमें पोटेशियम का कंटेंट ज़्यादा होता है, इसलिए सॉइल को वो बहुत अच्छे से मिल जाता है। फिर और एक है हमारा एज कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइज़र। तो नाम से ही आपको आइडिया आ गया कि कॉम्प्लेक्स मतलब क्या है, जिसमें दो या दो से ज़्यादा न्यूट्रिएंट वो प्रोवाइड करता है। तो ऐसे सारे फर्टिलाइज़र्स को हम कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइज़र्स कहते हैं। तो कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइज़र्स के एग्जांपल दे आर द नाइट्रोफॉस्फेट, अमोनियम फॉस्फेट, यूरिया अमोनियम फॉस्फेट, ये सारे थोड़े एग्जांपल्स हैं हमारे। But sometimes you know that students due to excessive water या fertilizer they gets washed away. ज़्यादा बारिश हो गई, फर्टिलाइज़र डाला, बारिश बहुत ज़्यादा हो गई तो फर्टिलाइज़र जो डाला वो पानी के बहाव के साथ वो बह जाते हैं, and so they do not get fully absorbed by the plants, and the fertilizers they generally get washed off through इरिगेशन पानी के बहाव की वजह से वो बह जाता है, बारिश की वजह से बह जाता है। और इतना ही नहीं, और वो पानी जहाँ पर भी जाता है यानी रिवर्स, लेक्स, स्ट्रीम्स, इन सब को गंदा भी करता है, पोल्यूट भी करता है। इट कॉजेस टॉक्सिसिटी, और टॉक्सिसिटी के अलावा आल्गल ब्लूम भी हो जाता है, वहाँ पर आल्गेस ग्रो होना शुरू हो जाता है और इस तरह से वो इकोसिस्टम को डिस्टर्ब कर देता है। And the water of these water bodies they become unfit for human consumption. हम उसको पी नहीं सकते क्योंकि इसमें फर्टिलाइज़र का प्रोपोर्शन बहुत ज़्यादा होता है। सिर्फ हमको ही ये नुकसान नहीं करता है, मगर वो पानी अगर बह गया, रिवर्स में गया, सीस में गया, तो जो भी पानी में जो एक्वाटिक एनिमल्स रहते हैं जैसे कि फ़िश है, उनको भी बहुत ज़्यादा हार्म हो करता है। So the chemical fertilizers they must be used very carefully and very judiciously. तो यहाँ पर थोड़े डिफरेंसेस दिए गए हैं कि मैन्योर और फर्टिलाइज़र के बीच में क्या डिफरेंस है करके। सो अ मैन्योर इट इज़ अ नेचुरल सब्सटेंस, नेचुरली बनाया जाता है। और किससे बनाया जाता है? इट इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम द डिकम्पोजिशन ऑफ एनिमल वेस्ट, एनिमल वेस्ट से ये बनाया जाता है। तो अगर फर्टिलाइज़र्स की बात करें तो ये हम बनाते हैं, मीन्स इट इज़ ह्यूमन मेड सब्सटेंस एंड इट इज़ ऑर्गेनिक सॉल्ट और ऑर्गेनिक कंपाउंड हो सकता है करके। सेकंड है इट कंटेन स्मॉल अमाउंट्स ऑफ एसेंशियल प्लांट्स। उसमें जो प्लांट्स होते हैं, मैन्योर्स होते हैं, उसमें एसेंशियल प्लांट्स जो होते हैं वो थोड़े ही होते हैं। जैसे नाइट्रोजन, थोड़े प्लांट्स ऐसे होते हैं जो नाइट्रोजन प्रोवाइड करता है, थोड़े ऐसे प्लांट्स होते हैं जो फॉस्फोरस प्रोवाइड करता है, थोड़े ऐसे प्लांट्स होते हैं जो पोटेशियम प्रोवाइड करता है। सारे कंपोनेंट वो फुलफिल नहीं कर सकते, मगर फर्टिलाइजर्स जो होते हैं दे आर वेरी रिच इन प्लांट न्यूट्रिएंट्स, सारे के सारे यानी बहुत सारे न्यूट्रिएंट वो प्रोवाइड कर देता है। नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम सब कुछ वो प्रोवाइड कर सकता है। एंड manure it adds the amount of organic matter, it adds the amount of organic matter in the form of humus in the soil, सॉइल में ह्यूमस के तरह से वो ऑर्गेनिक मैटर ऐड कर देता है, मगर फर्टिलाइज़र होते हैं वो ह्यूमस ऐड नहीं करता है। एंड द न्यूट्रिएंट्स विच आर प्रेजेंट इन द मैन्योर, the nutrients which are present in the manure they are absorbed slowly by the crop इतनी आसानी से और इतनी तेज़ी से वो उसको एब्जॉर्ब नहीं कर पाता है, और एब्जॉर्ब करते करते उसको बहुत सारा टाइम भी निकल जाता है। एंड सिंस
मैन्योर इट इज़ नॉट सॉल्यूबल इन वाटर, मैन्योर होते हैं पानी में सॉल्यूबल नहीं हो सकते हैं, इसलिए न्यूट्रिएंट दे एग्जिस्ट लॉक्ड इनसाइड। अगर हमें बात करूँ कि फर्टिलाइज़र्स की, तो फर्टिलाइज़र्स होते हैं दे आर सॉल्यूबल इन वाटर, एंड एज दे आर सॉल्यूबल इन वाटर अ फर्टिलाइज़र इज़ रेडिली एब्जॉर्ब्ड, उसको अच्छे से एब्जॉर्ब हो सकता है, राइट। बाद में हम बात कर रहे हैं तो मैन्योर इट इज़ नॉट न्यूट्रिएंट स्पेसिफिक, वो न्यूट्रिएंट स्पेसिफिक नहीं होता है, एंड टेंड्स टू रिमूव द जनरल डेफिशिएंसी फ्रॉम द सॉइल, जो जनरल डेफिशिएंसी है वही सिर्फ निकाल सकता है। मगर एक फर्टिलाइज़र की बात करें तो फर्टिलाइज़र इट इज़ अ न्यूट्रिएंट स्पेसिफिक होता है, and if it is nutrient specific then it can specifically provide nutrients जैसे कि नाइट्रोजन है, फॉस्फोरस है, पोटेशियम है, जैसे जो सॉइल को जिसकी ज़रूरत होती है वो सारा फर्टिलाइज़र प्रोवाइड कर सकता है। सो द फर्टिलाइज़र दे आर specific in nature. A manure is bulky and convenient to store. मैन्योर होता है वो बल्कि होता है, वॉल्यूमिनस होता है, वॉल्यूम उसका ज़्यादा होता है, सो इट इज़ नॉट कन्वीनियंट, वो इनकन्वीनियंट है उसको स्टोर करने के लिए, ट्रांसपोर्ट करने के लिए, हैंडल करने के लिए और अप्लाई करने के लिए भी, क्योंकि वो इजीली सॉल्यूबल वाटर में नहीं होता है तो प्लांट्स उसको रेडीली एब्जॉर्ब नहीं कर पाते। मगर फर्टिलाइज़र्स जो होते हैं दे आर कॉम्पैक्ट एंड कॉन्सेंट्रेटेड, और कॉन्सेंट्रेटेड होता है तो इजीली उसको हम स्टोर कर सकते हैं, थोड़ा डालेंगे तो भी हमको ज़्यादा फ़ायदा होता है फर्टिलाइज़र्स का, एंड इट इज़ ईजी टू स्टोर, ईजी टू ट्रांसपोर्ट, एंड इट इज़ ऑल्सो ईजी टू अप्लाई टू द सॉइल। और बाद में हम बात करें तो एक जो मैन्योर होता है वो चीप होता है, बहुत सस्ता होता है, और ये रूरल होम्स और फील्ड्स में प्रिपेयर किया जाता है। मगर जो फर्टिलाइज़र्स होते हैं वो महंगे आते हैं, दे आर कॉस्टली एंड इट इज़ प्रिपेयर्ड इन द फैक्ट्रीज। तो चलो बात करते हैं थोड़े और फर्टिलाइज़र्स की, जैसे है हमारा बायो फर्टिलाइज़र्स। तो बायो फर्टिलाइज़र्स मीन्स व्हाट? You know students, organisms which enrich the soil with nutrients, organisms जो soil को nutrient provide करता है उसको हम कहते हैं as biofertilizers. Organisms that enrich the soil with nutrients, they are called as biofertilizers, and these biofertilizers they are used for the specific crops, जैसे कि पल्सेस है, लेग्यूम्स है, ऑयल सीड्स है, राइस है, इसके लिए हम बायो फर्टिलाइज़र्स यूज़ कर सकते हैं। और बायो फर्टिलाइज़र्स होते हैं दे आर रिन्यूएबल एंड दे आर नॉन पोल्यूटेंट सोर्सेस ऑफ प्लांट न्यूट्रिएंट्स, पोल्यूट नहीं करते हैं, जैसे नाइट्रोजन होता है, तो इस तरह से हम उसको बनाते हैं। Then after studying about the manures and fertilizers, let's go forward on the irrigation patterns. Crops या crop plants they get water from the soil. पानी कहाँ से मिलता है? सॉइल में से मिलता है। सो सॉइल obtains water. सॉइल को कहाँ से पानी मिलता है? जब बारिश होती है तब। और अच्छी बारिश हमेशा हो ऐसा ज़रूरी तो नहीं है। It is not necessary always that there is sufficient rain every time. Soil is not able to supply sufficient water to the crops. अगर बारिश अच्छी हुई तो कोई बात नहीं, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, मगर अगर अच्छी बारिश नहीं हुई तो जो पानी का जो सप्लाई है वो सफिशिएंट क्रॉप्स को नहीं होता है। तो ऐसे में जो एक्स्ट्रा पानी है वो कहाँ से मिलेगा क्रॉप्स को? So the extra water which is required by plants, it is met through the irrigation. तो irrigation क्या है? It is a process of supplying water to the crop plants by means of canals, wells, reservoirs, tube wells. It is called as irrigation. एक तरीका कैनाल्स के द्वारा, वेल्स के द्वारा और कोई दूसरे रिजर्वॉयर से, ट्यूब वेल से, इसके द्वारा जो क्रॉप्स को पानी दिया जाता है उस प्रोसेस को हम कहते हैं एज इरिगेशन। वैसे हमारे इंडिया की बात करें तो हमारे इंडिया में टोटल
12 मेजर रिवर बेसिन से, 8 कॉम्पोजिट रिवर बेसिन से। तो इसके हिसाब से हम देखने जाए तो हमारे यहाँ तो टोटल वाटर रिजर्वायर्स तो बहुत सारा है, और कहीं पर भी ऐसा नहीं है, then it is replenished by rainfall. However, I can say you students that only 55% of our cropped area is either partly irrigated, partly मतलब 55% है तो 25% हमारा irrigated है, थोड़े से पानी की उसको ज़रूरत होती है, और इट इज़ अंडर एश्योर्ड इरिगेशन, मतलब इट डिपेंड्स होलली ऑन द वाटर विच वी गेट इट फ्रॉम द कैनाल्स, वेल्स, उसके द्वारा 30%। तो इसके अलावा 55% हमारे ऐसे चले गए तो हमारे पास अभी 45% है। सो द रिमेनिंग 45% ऑफ द क्रॉप्स दे आर अनइरिगेटेड, वो इरिगेटेड नहीं है, and is dependent on rain for the cultivation of the crops. जो बारिश के लिए वेट करता है क्रॉप्स, दे आर डिपेंडेंट ऑन रेन फॉर द कल्टिवेशन ऑफ क्रॉप्स, इसको हम कहते हैं एज रेन फेड एग्रीकल्चर. The success of rain-fed agriculture, it depends upon timely and sufficient rain, mostly in most of the growing seasons. Scarcity, irregular distribution rain का अगर होता है तो वहाँ पर बाढ़ आ सकती है, सूखा हो सकता है, ड्राउट जिसको हम कहते हैं, राइट. और जहाँ पर पुअर मानसून्स होते हैं, बारिश कम होती है, द रिज़ल्ट क्या होगा, कम पानी मिला, मानसून अच्छा नहीं है, मतलब क्रॉप फेल हो जाता है, क्रॉप अच्छे से उग नहीं पाता है. सो वाटर मैनेजमेंट इज़ अरेंजिंग एंड सप्लाइंग रिक्वायर्ड वाटर, जितने भी पानी की ज़रूरत है क्रॉप्स को वो देना विदाउट हार्मिंग सॉइल एरेशन, सॉइल का एरेशन ख़राब नहीं होना चाहिए. चेंज ऑफ द वाटर टेबल हमारा वो भी ख़राब नहीं होना चाहिए, और कॉजिंग वाटर लॉगिंग और सॉइल सलाइनिटी, सॉइल सलाइन भी नहीं हो जाना चाहिए. थोड़े एडवांटेजेस देख लेते हैं हम इरिगेशन के. तो इरिगेशन हमको बहुत सारे हमारे गोल्स फुलफ़िल करते हैं. क्या क्या गोल्स हमारे फिलअप करते हैं, तो द क्रॉप प्लांट्स आर इरिगेटेड विथ फ्रेश वाटर टू सप्लाई 2 एसेंशियल एलिमेंट्स इन देम, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. क्योंकि वाटर है तो वाटर में 2 एलिमेंट्स होते हैं, क्योंकि हम उसको वाटर को लिखते कैसे हैं, H2O, तो हाइड्रोजन भी मिल जाता है और ऑक्सीजन भी मिल जाता है. And both of these elements, they are present in water molecules and they are necessary for the growth and development of the crop plants, right. The second is they provide sufficient moisture for the germination of the seeds. Irrigation of the crop fields to provide sufficient moisture to the germination of the seeds. जो भी सीड्स को जर्मिनेशन की जितने भी मॉइस्चर की ज़रूरत है, वाटर इट प्रोवाइड्स इट. एंड एज द सीड्स डू नॉट जर्मिनेट इन द ड्राई सॉइल होती है, वहाँ पर सीड्स जर्मिनेट नहीं हो सकते. एंड इरिगेशन ऑफ क्रॉप प्लांट्स इज़ एसेंशियल, और भी इरिगेशन एसेंशियल है हमारे लिए. क्यों? फॉर द ग्रोथ एंड एलोंगेशन, for the growth and elongation of the crops of the plants, crop plants. crops जो होते हैं बहुत अच्छे से बड़े लंबे हो, उनके रूट्स भी बहुत नीचे तक जाए, इसके लिए भी ज़रूरी होता है. क्योंकि if the roots of the crops they fail to develop and elongate in the dry soil में वो elongate अच्छे से नहीं हो पाते, इसीलिए. Irrigation, it is also necessary to increase the number of aerial branches in the crops. जो ऊपर के branches है वो भी increase करने के लिए काम आता है. Okay, and so it get a good crop yield, जिसकी वजह से yield भी बहुत अच्छी होती है. Irrigation, it is essential for the absorption of nutrients. nutrients को absorb करने के लिए भी बहुत ही काम का होता है, for the absorption of the nutrient elements by the crop plants from the soil.
इसके अलावा और भी बहुत सारे एडवांटेजेस है। दे सप्लाई ऑफ वाटर बाय इरिगेशन इज़ रेगुलर एंड रिलायबल, आता ही रहता है। और जहाँ पर पानी या बारिश कम होती है और जो ऑफन सीजनल होते हैं, और बारिश होती है कैसी, हम उसको प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि आएगी ही आएगी, और आएगी तो कितनी आएगी, राइट। It is also irrigation water supplied by rivers in the flood carries silt which adds to the soil of the fields. इरिगेशन की वजह से जो रिवर्स में उसमें फ्लड आ जाते हैं, तो फ्लड की वजह से उसमें जो सिल्ट होता है, जो न्यूट्रिएंट मिनरल्स होते हैं, वो भी उसके साथ आ जाता है और वो सॉइल को बहुत अच्छा करता है। एंड कल्टिवेशन कैन ऑल्सो बी डन राउंड द ईयर, पूरे साल कल्टिवेशन हो सकता है। और जहाँ पर डेजर्ट एरियाज होते हैं, द कॉन्स्टेंट फ्लो ऑफ इरिगेशन वाटर थ्रू द सॉइल, इट हेल्प्स टू रिड्यूस द सलाइनिटी ऑफ द सॉइल। सॉइल की सलाइनिटी भी कम हो जाती है, यानी सॉल्ट कंटेंट सॉइल में वो कम हो जाता है। और लास्टली अगर हम बात करें तो मॉडर्न मल्टीपर्पस डैम्स ना ही सिर्फ इरिगेशन के लिए पानी देता है, मगर इट ऑल्सो कंट्रोल्स द फ्लड्स को कंट्रोल करता है। जनरेट हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर्स डेवलप करने के लिए भी हमको बहुत काम आता है। और ये हमारी नेविगेबिलिटी भी अच्छी कर देता है रिवर्स की। तो कौन कौन से फैक्टर्स है विच कंट्रोल द इरिगेशन? सो इरिगेशन or water requirements of crop plants, they depends on two factors. The first factor is that irrigation dependent on nature of the crop plant. crop plant का nature कैसा है एक है, और दूसरा हमारा है as the irrigation dependent on nature of the soil of the crop field. सॉइल कैसी है। तो अगर क्रॉप बेस्ड की अगर हम बात करें कि क्रॉप बेस्ड इरिगेशन होता कैसा है, सो वाटर रिक्वायरमेंट ऑफ अलग अलग क्रॉप्स के अलग अलग रिक्वायरमेंट होते हैं, उनके ग्रोथ के लिए, उनके मैच्योरेशन के लिए, राइपिंग के लिए, सबका पीरियड अलग अलग होता है। थोड़े क्रॉप्स ऐसे होते हैं जिसको बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है, तो थोड़े ऐसे क्रॉप्स होते हैं जिसको बहुत कम पानी की ज़रूरत होती है। एग्जाम्पल ले लो कि पैडी है, राइस का क्रॉप है, उसको ट्रांसप्लांट किया जाता है और वहाँ पर पानी है ना वो इकट्ठा होता है ऑन स्टैंडिंग वाटर, एंड इट ऑल्सो रिक्वायर्स कंटिन्यूस वाटर सप्लाई। मगर दूसरे क्रॉप्स जैसे कि वीट ले लो, ग्राम ले लो, कॉटन ले लो, इनको बहुत 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 कम पानी की ज़रूरत होती है। अगर हम बात कर रहे हैं एज सॉइल बेस्ड हमारा इरिगेशन कैसा होता है, तो इरिगेशन इट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द सॉइल। सॉइल का नेचर कैसा है, जहाँ पर वो क्रॉप उगा है, इस पर भी डिपेंड करता है। अगर कोई भी क्रॉप है वो सैंडी सॉइल में ग्रो होता है, तो इरिगेशन वहाँ पर पानी का सप्लाई वहाँ पर ज़्यादा होना चाहिए। तो ऐसे ही हम बात कर सकते हैं कि इरिगेशन वहाँ पर कम होता है जहाँ पर क्लेई सॉइल में क्रॉप्स उगाए जाते हैं। क्योंकि सैंडी सॉइल होता है, तो सैंडी सॉइल होता कैसा है, तो सैंडी सॉइल एकदम पोरस होता है, और पोरस होता है तो इट हैज़ हाई परमिएबिलिटी। तो व्हेन द क्रॉप प्लांट्स इज स्टैंडिंग इन द सैंडी सॉइल, तो उसको बार बार इरिगेट किया जाता है, क्योंकि पानी है वो जल्दी से सॉइल के अंदर चला जाता है, नीचे तक चला जाता है, एंड द क्रॉप प्लांट्स दे आर नॉट एबल टू एब्जॉर्ब एडिक्वेट अमाउंट ऑफ वाटर, एंड सो ड्यू टू पुअर रिटेनिंग कैपेसिटी of the sandy soil, the crop cultivated in sandy soil, they require frequent irrigation. मगर क्लेई सॉइल की अगर बात करें तो क्लेई सॉइल होता कैसा है, बहुत ही कम परमिएबल होता है, उसमें पानी बहुत ज़्यादा टाइम तक रहता है। और अगर ऐसे ज़मीन में अगर क्रॉप्स उगाए जाते हैं तो इरिगेशन उसका बहुत कम चाहिए उसको, क्योंकि वाटर है उस सॉइल में बहुत बहुत ज़्यादा टाइम तक रहता है, और अगर बहुत ज़्यादा टाइम तक रहता है मीन्स क्लेई सॉइल दे कैन एब्जॉर्ब दिस वाटर, the crops which are grown in clay soil they absorb this water in adequate amount.
So thus we can say that due to good water holding capacity of the clay soil, the crops that are cultivated in clay soil, they need irrigation less frequently. इरिगेशन सिस्टम्स की थोड़ी बात कर लें तो आपको तो पता है कि हमारा देश जो है, हमारा कंट्री, इट इज़ ब्लेस्ड विथ लार्ज वाटर एंड लैंड रिसोर्सेस ऑफ वेरिड क्लाइमेटिक कंडीशंस. यहाँ पर क्लाइमेटिक कंडीशंस अलग अलग है. एंड मोस्ट कॉमनली यूज्ड इरिगेशन सिस्टम्स दे आर द कैनाल सिस्टम्स. जो सबसे ज़्यादा यूज़ होते हैं वो कैनाल सिस्टम के अलावा और बहुत सारे हैं, मगर कैनाल सिस्टम की फ़िलहाल बात करते हैं. तो कैनाल सिस्टम है वो, इट इज़ ह्यूमन मेड कैनाल्स एंड दे रिसीव वाटर फ्रॉम वन और मोर रिजर्वायर्स फ्रॉम द रिवर्स. रिवर्स से इनको पानी मिल जाता है. एंड दिस इज़ यूजुअली एन एलॉबरेट एंड एक्सटेंसिव इरिगेशन सिस्टम, जिसमें एक मेन कैनाल होता है एंड इट इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड इनटू ब्रांच कैनाल्स. एंड द ब्रांच कैनाल्स उसको फिर से डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है इनटू डिस्ट्रीब्यूटरीज एंड इन द फील्ड कैनाल्स. तो इस तरह से वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है. और अंडर द कैनाल इरिगेटेड एरियाज द रोटेशन सिस्टम इज़ फॉलोड. तो रोटेशन सिस्टम का दूसरा नाम हम वाटर बंदी कहते हैं. And this canal system, it provides adequate irrigation to all the fields when the water supply is short, right? तो और दूसरा हमारा इरिगेशन पैटर्न है वो तो टैंक्स का है. और टैंक्स क्या है? दे आर द स्मॉल स्टोरेज रिजर्वॉयर्स, जहाँ पर कम प्रपोर्शन में स्मॉलर एरियाज़ में, स्मॉलर कैचमेंट्स में पानी स्टोर किया जाता है. जैसे स्मॉल डैम्स, दे आर बिल्ट बिलो द हाई एलिवेशंस ऑफ द कैचमेंट एरियाज, और इस तरह से वो पानी वहाँ पर स्टोर किया जाता है. तीसरे हम बात अगर कर रहे हैं वेल्स की, तो द वेल्स दे आर कंस्ट्रक्टेड wherever exploitable ग्राउंड वाटर इज़ प्रेजेंट. जहाँ पर ग्राउंड वाटर बहुत सारा होता है वहाँ पर हम वेल्स बना सकते हैं. तो इस प्रकार से वेल्स हमारे दो टाइप के होते हैं, एक डग वेल होते हैं और एक ट्यूब वेल्स होते हैं. तो भैया ये डग वेल होता क्या है? तो द डग वेल्स, इट इज़ द वाटर विच इज़ कलेक्टेड फ्रॉम वाटर बेरिंग स्ट्राटा. जहाँ पर पानी होता है वहाँ से पानी को कलेक्ट किया जाता है, तो उसको हम कहते हैं एज डग वेल्स. और ये जो सारे डग वेल्स होते हैं दे आर स्पेशली बिलो बेस बिलो द ग्राउंड वाटर. जो ग्राउंड वाटर टेबल है उसके वो नीचे होता है. तो नीचे होने की वजह से ऊपर का जो स्ट्रेटा है जहाँ पर पानी जमा हुआ है वो धीरे 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 करके हमने जो यहाँ पर वेल बनाया है उस पिट में आके रहेगा. तो ये एक डग वेल है, इस तरह से यहाँ पर किया जाता है. और सेकंड है हमारा ट्यूब वेल. एंड अ ट्यूब वेल इट कैन टैप वाटर फ्रॉम द डीपर स्ट्रेटा. नीचे से भी वो पानी एब्जॉर्ब कर सकता है. एंड फ्रॉम दिस वेल वाटर इज़ लिफ्टेड बाय डीजल्स और इलेक्ट्रिक रन पम्प्स, और इसके इस तरह से पानी को बाहर निकाला जाता है. तो डीप बोर वेल है वो तो पूरे साल और बहुत सालों तक ये पानी का सप्लाई कर देता है. द थर्ड इरिगेशन सिस्टम, सॉरी द फोर्थ इरिगेशन सिस्टम इज़ द वाटर लिफ्ट सिस्टम. और रिवर वाटर जो होता है, रिवर वाटर सिस्टम, इट इज़ मोर यूज़फुल. वो सारे एरियाज़ में ज़्यादा यूज़फुल होता है जहाँ पर कैनाल फ्लो इट इज़ नॉट सफिशिएंट और इरेगुलर होता है. और इरेगुलर के साथ साथ इनएडिक्वेट पानी भी जहाँ पर मिलता है तो ऐसे सिस्टम्स वहाँ पर रखे जाते हैं. एंड वाटर इज़ डायरेक्टली इट इज़ ड्रॉन फ्रॉम द रिवर्स. रिवर्स से पानी खींच के उसको निकाला जाता है और फिर इरिगेशन जहाँ पर होता है, जहाँ पर खेती होती है वहाँ पर डायरेक्टली उसको सप्लाई किया जाता है. और नेक्स्ट हमारा इरिगेशन सिस्टम है वो है रिवर वैली सिस्टम. Certain parts of our country such as Karnataka and Kerala,
दे लाई अलोंग द वेस्टर्न घाट से, तो आपको पता है। और वाटर का वहाँ पर यूज़ होता है, दैट इज़ डिस्चार्ज, इट इज़ डिस्चार्ज इनटू द स्टीप और नैरो रिवराइन वैलीज। और एंड ड्यूरिंग द रेनी सीजन्स में वो पानी सारा बहकर बाद में नैरो वैलीज में और उसमें स्टीप हो जाता है। तो ऐसे सारे पार्ट्स में, इंडिया के पार्ट्स में जहाँ पर वाटर इस तरह से कलेक्ट होता है, क्योंकि द रेनफॉल इज़ क्वाइट हेवी ओवर हियर बट इट इज़ कॉन्सेंट्रेटेड ओनली फॉर 4 to 5 months। बारिश बहुत आती है यहाँ पर, मगर सिर्फ 4 या 5 महीने तक की आती है। तो यहाँ की जो नदियाँ होती है यानी पूरे साल नहीं आती है। तो यहाँ पर बाद में तो पूरा ड्राई रीजन ही हो जाता है यहाँ पर। तो यहाँ पर वैलीज और होती है, जो हमारे पेरिनियल प्लांट्स यहाँ पर उगते हैं। तो पेरिनियल प्लांट्स मतलब यहाँ पर ज़्यादा कोकोनट्स उगते हैं, अकेशिया नट्स मतलब अरिका नट्स, अरिका मतलब वो सुपारी। कॉफ़ी यहाँ पर ज़्यादा होता है, रबर, टैपियाको होता है, टैपियाको अंडरग्राउंड एक रूट है, ओके। तो ये सारे क्रॉप्स यहाँ पर उगते हैं। और बाद में लास्ट इरिगेशन सिस्टम की अगर हम बात करें तो वो है हमारा ड्रिप और स्प्रिंकलर सिस्टम, जहाँ पर ओवरहेड पाइप्स रखे जाते हैं और पानी स्प्रे किया जाता है या स्प्रिंकल किया जाता है, और इससे बहुत सारा पानी बच भी जाता है, एंड दे आर मोर नेचुरल। सो ओवरहेड पाइप्स फॉर स्प्रेइंग वाटर एंड स्प्रिंकलर सिस्टम, दे सेव लॉट ऑफ वाटर एंड मोर दे आर मोर नेचुरल। और ये तो बहुत सारे देशों में जैसे कि यूएसए, ब्रिटेन, यूरोप और हमारे भी इंडिया के थोड़े पार्ट्स में ये सिस्टम अभी भी फॉलो हो रहा है। और लास्ट टॉपिक आज के लेक्चर की, इट इज़ द वाटर एगमेंटेशन। सो वाटर अवेलेबिलिटी ऑफ इरिगेशन कैन बी एश्योर्ड, राइट। हम उसको कह सकते हैं कि पानी तो हमको मिलेगा ही मिलेगा, बट इट इज़ कैरिड आउट बाय 2 मेथड्स। 2 मेथड से हम उसको पानी को स्टोर कर सकते हैं। तो कौन से 2 मेथड्स है जिससे हम पानी को स्टोर कर सकते हैं? फर्स्ट इज़ द रेन वाटर हार्वेस्टिंग। तो ये रेन वाटर हार्वेस्टिंग होता क्या है? रेन वाटर जो होता है, बारिश का पानी होता है, वो ऐसे ही आएगा, बारिश आएगी और फ्लो हो जाएगा। फ्लो हो जाएगा तो रिवर में, ड्रेन में, कहीं पर भी वो चला जाएगा, एंड इट विल बी जस्ट अ वेस्ट। तो ये रेन वाटर फ्लो ना हो, इट इज़ कलेक्टेड एंड इट इज़ यूज्ड फॉर रिचार्जिंग ग्राउंड वाटर। उसको कलेक्ट करके, इकट्ठा करके भर के रखा जाता है, ताकि वो धीरे 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 करके नीचे जाए और ग्राउंड वाटर बन जाए, दे सिंकिंग डीप ड्रेन पाइप्स में। And it can also be poured into wells, or it can be used to recharge the groundwater by digging up wells. और सेकंड हमारा सिस्टम है वो वाटरशेड मैनेजमेंट है। और वाटरशेड मैनेजमेंट होता क्या है? तो छोटे छोटे चेक डैम्स बनाए जाते हैं और उसमें वाटरशेड एरियाज होते हैं, वहाँ पर पर्कुलेशन पावर बढ़ जाता है, क्योंकि पानी एक जगह स्टोर करके रखते हैं तो धीरे 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 पानी नीचे जाएगा और वो ग्राउंड वाटर बन जाएगा। सो यहाँ पर ऐसा लिखा है कि स्मॉल चेक डैम्स आर बिल्ट अप इन वाटरशेड एरियाज। वाटरशेड एरियाज में बनाया जाता है टू इंक्रीज पर्कुलेशन ऑफ वाटर, पानी का पर्कुलेशन ग्राउंड में अच्छे से जाए इसीलिए, और इसीलिए भी टू रिड्यूस द फ्लो ऑफ रेन वाटर, रेन वाटर बह ना जाए और सॉइल इरोजन ना हो, इसकी वजह से हम वाटरशेड मैनेजमेंट भी करते हैं। So thus we come to the end of today's lecture. We will meet next time with new topics of the same chapter. And lastly, if you have not liked, shared and subscribed for my channel, please do. So bye bye students.